वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाइस स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं बट ये हमने नहीं देखा था कि स्टार्टिंग मेथड कौन कौन से होते हैं इंडक्शन मोटर के। तो अब मुझे बताइए कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग मेथड यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। हम डायरेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें कोई ना कोई स्टार्टिंग मेथड परफॉर्म करना पड़ता है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा क्यों है? वाई डू वी नीड इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मेथड? तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको इंडक्शन मोटर का एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना के बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपको याद हो, अपना नोट्स भी चेक कर सकते हो आप। कुछ इस तरह से बना था। यह है इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर रेफर्ड टू स्टेटर साइड, क्योंकि V1 हमारा क्या मान लेते हैं, सप्लाई वोल्टेज। V1 अगर सप्लाई वोल्टेज है, यह है स्टेटर रेजिस्टेंस R1, यह स्टेटर का रिएक्टेंस X1, ये है J X2 डैश। X2 होता तो क्या होता, रोटर का रिएक्टेंस, बट X2 डैश है, इसका मतलब क्या है, रोटर का रिएक्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर साइड। रोटर के रिएक्टेंस को हम उठा के स्टेटर साइड लेके आए हैं, इसीलिए X2 बन गया X2 डैश। ये है R2 डैश और ये क्या है, R2 डैश डिवाइडेड बाई 1/s-1। तो ये हमने देखा था इक्विवेलेंट सर्किट, ये था वेरिएबल बिकॉज ऑफ दिस स्लिप। तो ये हमारा पर्टिकुलर इक्विवेलेंट सर्किट बन गया इंडक्शन मोटर का। अब देखते हैं स्टार्टिंग के समय ऐसा क्या हो रहा है कि हमें स्टार्टिंग मेथड यूज करने की जरूरत पड़ रही है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, पूरा वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाते जाइए। स्टार्टिंग के समय क्या हो रहा है, स्लिप की वैल्यू होती है 1। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू होती है 1। कैसे, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं क्यों स्लिप 1 होती है। बिकॉज स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns। तो जब मोटर स्टार्ट होने वाली होती है तो रोटर की स्पीड तो उस समय 0 है, तो nr की वैल्यू 0, तो ns से ns कैंसिल आउट हो जाएगा, स्लिप को दे देगा 1। तो स्टार्टिंग पीरियड में जैसे ही हम स्टार्ट करने वाले होते हैं मशीन को, जो स्लिप की वैल्यू है वो हो जाती है 1। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि ये वाला जो टर्म है रेजिस्टेंस का, इसको क्या बोला जाता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये वाला टर्म कहलाता है मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड आप देख सकते हो अपना प्रीवियस जो स्लाइड है या फिर जो नोट्स आपने बनाया हो। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करने वाले होते हैं उस कंडीशन में स्लिप 1 होती है। सो व्हेन स्लिप 1, व्हेन s इज इक्वल टू 1, तो मैकेनिकल लोड क्या हो जाता है, मैकेनिकल लोड का फॉर्मूला है R2 डैश 1 अपॉन स्लिप, तो 1/1 माइनस 1। मैकेनिकल लोड क्या हो गया, 0। तो जैसे ही हमने मोटर को स्टार्ट करना चाहा, ये मैकेनिकल लोड का रेजिस्टेंस 0 हो गया, यानी कि वो शॉर्ट हो गया। तो नया इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, शॉर्टेड मैकेनिकल लोड एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के वक्त मैकेनिकल लोड शॉर्ट हो गया, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। यह है स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर, R2 डैश रोटर रेजिस्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर। तो अब ये जो लोड है इसका वो शॉर्ट हो गया, तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या कहलाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि जो मैकेनिकल लोड है वो शॉर्ट हो गया है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो जो भी करंट इस कंडीशन में फ्लो होगी उसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। और हम जानते हैं कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द इंपीडेंस डिक्रीजेस,
during short circuit condition impedance decreases, जिसकी वजह से जो करंट है वो क्या हो जाएगी, ड्यू टू विच करंट इंक्रीजेस। और करंट हमारी कौन सी है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये मैकेनिकल लोड शॉर्ट होने की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है सर्किट से, जो कि हमारे स्टेटर को डैमेज कर सकती है। राइट, तो लिख लीजिएगा, दिस हाई अमाउंट ऑफ करंट may damage the stator winding if keep flowing for long period। ये जो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती है, और इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड की करंट अगर काफी समय तक फ्लो होती रह गई तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि वो स्टेटर वाइंडिंग को क्या कर देगी, डैमेज। तो इसीलिए हम अडॉप्ट करते हैं कुछ स्टार्टिंग मेथड्स, दैट्स व्हाई वी अडॉप्ट स्टार्टिंग मेथड। तो स्टार्टिंग मेथड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव of starting methods, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि द स्टार्टिंग करंट बाय यूजिंग स्टार्टिंग मेथड, स्टार्टिंग मेथड को यूज करने की वजह से द स्टार्टिंग करंट कैन बी डिक्रीज्ड। राइट, स्टार्टिंग मेथड को यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करना चाहते हैं उस वैल्यू तक जहां पे वो स्टेटर वाइंडिंग को डैमेज ना कर पाए। सही है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहां पे केवीएल लगा दें तो हमें इस करंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। और ये शॉर्ट सर्किट करंट ही हमारी क्या है, स्टार्टिंग करंट। सही है, तो फ्रॉम द अबव डायग्राम स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हो ये वाला जो टर्म है ये कहलाता है इम्पीडेंस, और यहाँ पे मैकेनिकल लोड हमारा शॉर्टेड है, इसीलिए इस टर्म को हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ZSC हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। करेक्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई ZSC। अब मुझे बताइए हमें इसी स्टार्टिंग करंट को क्या करना है, कम करना है। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम वोल्टेज को यानी कि V1 को कम कर दें, यानी कि V1 को घटा दें, या शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस ZSC को बढ़ा दें। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इंपीडेंस बढ़ाते हैं तो वापस से हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को घटा देते हैं। जैसे हम सप्लाई वोल्टेज को घटाते हैं हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाता है। बट हमने एक चीज और पढ़ी है, याद रखिए, हम एक और चीज जानते हैं कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर होता है। तो वोल्टेज अगर हमने घटाया तो साथ साथ में टॉर्क भी हमारा कम हो जाएगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि करंट तो हमारी कम होनी चाहिए, बट
जो टॉर्क है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर टॉर्क लोड टॉर्क से भी कम हो गया तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी, अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी, वो मैं कल बता चुका हूं आपको। तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग करंट तो कम हो, बट जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या हो, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो हो सकता है मोटर स्टार्ट ही ना हो। करेक्ट। तो पहला मेथड हम देखते हैं, स्टार्टिंग मेथड। तो हम लिख लेते हैं पहले टोटल कितने स्टार्टिंग मेथड हमें पढ़ने हैं। टोटल मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग एंड इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के टोटल कौन कौन से मेथड हमें पढ़ना है। तो पहला मेथड है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग सही है। जो दूसरा मेथड हमें पढ़ना है वो है स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस स्टार्टिंग। स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस स्टार्टिंग। जो चौथा मेथड है वो कहलाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सॉरी तीसरा हमारा कहलाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। और लास्ट कहलाता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। करेक्ट। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड है इसमें हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। रेटेड वोल्टेज अप्लाइड। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, बट इतना जान लीजिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है उसमें रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं या रेटेड वोल्टेज। तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। रेटेड वोल्टेज का मतलब कि क्या है, जितनी मशीन की रेटिंग है उतना ही वोल्टेज हमें अप्लाई करना है। बट ये जो नीचे के तीन मेथड्स हैं इसमें हम अप्लाई करते हैं रिड्यूस्ड वोल्टेज। रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई। राइट। तो आप बोलोगे कि जब रेटेड वोल्टेज ही हमें अप्लाई करना है तो हमारी करंट कम कैसे हुई। मैंने आपको बताया था कि अगर वोल्टेज को हमने कम कर दिया तो स्टार्टिंग करंट हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड है उसमें हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। नीचे के तीन मेथड तो ठीक है कि हमने वोल्टेज रिड्यूस किया तो जो स्टार्टिंग करंट है वो भी रिड्यूस हो गई। बट भैया ये जो रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो देखिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसे डॉल स्टार्टर भी बोला जाता है। जो पहला वाला है इसे डॉल स्टार्टर भी बोला जाता है। और ये यूज किया जाता है स्मॉल रेटिंग मशीन। स्मॉल रेटिंग मशीन यानी 5 किलोवाट से कम। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज फॉर स्मॉल रेटिंग मशीन। ये क्वेश्चन कई बार आता है। चलिए अब एक एक करके हम सबका डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं एग्जाम में। हम हर मेथड का जो फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा जाता है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन, वो हम डिराइव करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो आप देखते जाइए एक एक करके। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। सो पहला पॉइंट लिखिएगा, इन दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग, इन दिस मेथड ऑफ starting we always apply rated voltage। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन रहा था हमारा, याद करिए, R1 JX1 R2 डैश
जे x2 डैश और ये शॉर्टेड पाथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना वोल्टेज की रेटिंग है, मशीन की रेटिंग है, मान लेते हैं V1, तो V1 ही हम अप्लाई कर रहे हैं। R1 है स्टेटर का रेजिस्टेंस, JX1, R2 डैश, JX2 डैश। अब स्टार्टिंग में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल लोड था, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल लोड तो शॉर्ट हुआ है, इसीलिए इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगी उसे हम बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। करेक्ट। यहाँ पे लिख लीजिएगा V1 इज रेटेड वोल्टेज, V1 इज रेटेड वोल्टेज। ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है इन द केस ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, क्योंकि बाकी मेथड में हम रेड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को कम करके अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर। नीचे वाला टर्म क्या कहलाता है, इम्पिडेंस। और इस कंडीशन में ये पूरा कंडीशन किसके बारे में बात की जा रही है, शॉर्टेड कंडीशन के बारे में। तो जो इम्पिडेंस है उसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। तो ISC इज इक्वल टू V1 और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसे हमने बोल दिया शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ZSC। करेक्ट। अब एक चीज मुझे बताइए, यहां से मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था कि एयर गैप पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा एस। तो यहां से अगर हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा एस। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एयर गैप पावर को क्या लिखा जा सकता है, एयर गैप पावर होता है कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप। याद करिए, अपना नोट्स चेक करिए। कॉपर लॉस क्या होता है, हम यहाँ पे 3 फेज कॉपर लॉस लिखेंगे। तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय स्लिप। अब हम यहाँ पे तीनों फेज का कॉपर लॉस लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3I2 स्क्वायर R2। और ये जो कॉपर लॉस है ये रोटर का है, याद रखिएगा। टॉर्क इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, 3I2 स्क्वायर R2 बाई S डिवाइडेड बाई ओमेगा S। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जो टॉर्क है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट का स्क्वायर I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्लिप। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। जो टॉर्क है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई स्लिप। और ये जो I2 करंट है ये रोटर की करंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को जनरलाइज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टॉर्क का रेशियो लिखते हैं। सिंपल टॉर्क दिया गया है तो हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क। अब यहां पे करंट का स्क्वायर दिया गया है, तो I2 यानी कि करंट इन द केस ऑफ या करंट स्टेटर करंट फॉर स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट स्टेटर करंट, I2 है मतलब रोटर करंट, डिवाइडेड बाय I2 इन द केस ऑफ फुल लोड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्लिप एट फुल लोड डिवाइडेड बाय स्लिप एट स्टार्टिंग। हमने क्या किया, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। जो इक्वेशन थर्ड है उसे रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताइए स्टार्टिंग में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्लिप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या हो जाता है 1। ये मैंने अभी बताया था। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 1। बचेगा क्या हमारे पास, टी स्टार्टिंग
डिवाइडेड बाई टी फुल लोड इज इक्वल टू I2 यानी कि रोटर करंट एट स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई रोटर करंट एट फुल लोड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्लिप एट फुल लोड। अब ये तो रोटर करंट है, बट हमने हमारे इक्विवेलेंट सर्किट को देख के आप क्या बता सकते हो कि हमने सारे रोटर के टर्म्स को स्टेटर साइड ट्रांसफर कर लिया है। तो जब हम सारे रोटर के टर्म्स को स्टेटर साइड ट्रांसफर करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म आएंगे। बताइए सही है या नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स के रेस्पेक्ट में ही तो ट्रांसफर किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू, जब हम स्टार्टिंग करंट एट रोटर साइड को स्टेटर साइड ट्रांसफर करते हैं तो स्टेटर साइड एक ही करंट है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, उसे क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट सर्किट करंट। स्टेटर साइड एक ही करंट है स्टार्टिंग के दौरान, उसे हम बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, रेफर दिस करंट टू स्टेटर साइड, रेफर these currents to stator side, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा, जब स्टेटर साइड ये करंट जाएगी तो उसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग करंट, और I2FL यानी कि रोटर करंट इन द केस ऑफ फुल लोड को क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं डायरेक्ट फुल लोड करंट, जब हम इसे स्टेटर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो इसका स्क्वायर स्लिप एट फुल लोड। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला आगे हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, इसे हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो अब देखिए इस केस में क्या शॉर्ट सर्किट करंट कम हुई जब हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज किया है? तो क्या शॉर्ट सर्किट करंट कम हुई? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट सर्किट करंट उतनी ही है जितनी पहले थी। तो ये मेथड क्या करता है? शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया था। और ये स्टार्टिंग मेथड हमेशा यूज किया जाता है किसमें? लो रेटिंग मशीन में, या लो रेटेड मशीन, जिसे स्मॉल मशीन्स भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो छोटी मशीनें हैं उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज किया जा रहा है? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए छोटी मशीनों में हमेशा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमें करंट को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कोई भी दो मशीनें ले लीजिए, एक ले लीजिए स्मॉल मशीन, एक ले लेते हैं लार्ज मशीन। तो जैसे ही आपने इन दोनों मशीन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले या सबसे जल्दी कौन सी मशीन स्टार्ट होगी? सबसे पहले स्टार्ट होगी स्मॉल मशीन, क्योंकि इसके रोटर का इनर्शिया क्या है? कम है। तो जैसे ही ये मोटर स्टार्ट होगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्लिप कम होता जाता है। जैसे ही स्लिप कम होता जाएगा, ये वाला टर्म कम होता जाएगा, ये मैकेनिकल लोड क्या है? बढ़ता चला जाएगा। मैकेनिकल लोड अगर बढ़ता चला जाएगा तो जो इम्पीडेंस है वो बढ़ जाएगा। ये ओवरऑल इम्पीडेंस ही तो हम काउंट कर रहे थे। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे स्लिप डिक्रीज होती जा रही है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है ये बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाएगा। और हम जानते हैं करंट क्या है? V1 अपॉन इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। शॉर्ट सर्किट करंट यही तो है। तो जैसे जैसे स्लिप घटती चली जाएगी ZSC बढ़ता चला जाएगा और करंट कम होती चली जाएगी। और स्मॉल मशीन में क्या हो रहा है कि ये जो करंट है ये बहुत झटके से कम हो रही है। मतलब जो स्टार्टिंग करंट है, लार्ज मैग्नीट्यूड की जो स्टार्टिंग करंट है या जो हाई वैल्यू की स्टार्टिंग करंट है,
वो बहुत देर तक नहीं फ्लो हो पा रही है, क्योंकि स्मॉल मशीन क्या कर रही है, फटाक से स्पीड गेन कर रही है, जिसकी वजह से तुरंत स्लिप कम हो रहा है, मैकेनिकल लोड बढ़ रहा है, ZSC बढ़ रहा है, करंट तुरंत कम हो रही है। बट लार्ज मशीन के केस में क्या होगा, क्या लार्ज मशीन भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, लार्ज मशीन टेक सम टाइम। लार्ज मशीन को स्टार्ट होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मतलब ये जो स्लिप है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब मैकेनिकल लोड बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब जो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो बहुत धीरे धीरे कम होगी, मतलब लार्ज वैल्यू की शॉर्ट सर्किट करंट काफी ज्यादा समय तक फ्लो होगी स्टेटर वाइंडिंग में, जो कि मशीन को डैमेज कर सकती है। इसीलिए सिर्फ लार्ज मशीन में स्टार्टिंग मेथड यूज करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम स्टार्टिंग करंट को कम कर पाए। बाकी स्मॉल मशीन में खुद से ही करंट बहुत जल्दी से कम हो जाती है, क्योंकि स्मॉल मशीन जल्दी से स्पीड गेन करती है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का हम यूज करते हैं कहाँ पे, स्मॉल मशीन्स में। तो पहला मेथड तो हमने देख लिया, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। अब हम देखते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस स्टार्टिंग मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। तो इस नाम से क्या आपको पता चल रहा है कि इस मेथड में, यह है हमारा मेथड 2, ये है मेथड 2। तो नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इस मेथड में आप चाहो तो रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो या रिएक्टेंस का यूज कर सकते हो, बट हम रेजिस्टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे रिएक्टेंस का यूज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसमें लॉसेस होते हैं, I2R लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, नीचे चली जाती है, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, रेजिस्टेंस। तो पहला मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या है, कनेक्ट द सप्लाई। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को डायरेक्ट स्टेटर से ना कनेक्ट करके पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। सो कनेक्ट सप्लाई टू स्टेटर with the help of potential divider। राइट, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये तीनों फेज के लिए हमने रिएक्टेंसेस ले लिए, और हमारे पास मान लेते हैं कि जो स्टेटर है वो स्टार कनेक्टेड है। स्टेटर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारा स्टेटर, स्टार कनेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्ट करेंगे अपने स्टेटर को। रोटर भी आगे हम शो नहीं कर रहे हैं, बट रोटर होगा, क्योंकि रोटर के कंपोनेंट्स हम स्टेटर साइड हमने लाए हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी रोटर कंपोनेंट्स रेफर्ड टू स्टेटर साइड। तो कनेक्ट कर दिया हमने एक फेज थ्रू दिस फेज, ये कनेक्ट कर दिया इस फेज से, ये कनेक्ट कर दिया हमने इस फेज से। तो अब देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स होता है किसके, फेज वोल्टेज के। तो यहां पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा प्लस माइनस √3 V1।
यही वोल्टेज कहाँ जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये भी लाइन वोल्टेज ही कहलाएगा। फेज वोल्टेज कौन सा होगा, ये वाला, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज, और फेज टू फेज वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज। तो जब ये वाला वोल्टेज √3V1 वोल्टेज जब इस पोटेंशियल डिवाइडर को क्रॉस करेगा तो इसमें कुछ कमी आएगी। मान लेते हैं वो कमी किस फैक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स फैक्टर से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगा वो होगा √3 टाइम्स ऑफ एक्स V1। एक्स क्या है, फैक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिवीजन। यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है उसकी वजह से एक्स वाला टर्म अपीयर हो रहा है जिसकी वैल्यू होगी 1 से कम। एक्स है हमारा फैक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिवाइडर। ये हमारा लाइन वोल्टेज है, बट हमें मतलब है फेज वोल्टेज से, जो कि हमें मिलने वाला है यहाँ पे। तो स्टार कनेक्शन में हमने देखा है कि जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। लाइन वोल्टेज कितना दिया गया है यहाँ पे, √3 XV1 बाई √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें फेज वोल्टेज कितना मिल रहा है, XV1। तो यहाँ पे हमें हमारा वोल्टेज मिल गया XV1। तो चलिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए, R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश, ये शॉर्टेड है स्टार्टिंग केस में। जो टर्म्स हैं वो फिर से देख लीजिए एक बार, स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, रोटर रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर। अब हम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, XV1, और स्टार्टिंग में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, ISC। तो लगा देते हैं हम क्या, KVL। तो यहां से करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट ISC की वैल्यू कितनी आएगी, XV1 डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा इंपीडेंस क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस ZSC, राइट। यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट करंट ना लिख के क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग करंट, करेक्ट। ये स्टार्टिंग करंट है। जब हमने ये मेथड अप्लाई नहीं किया था, उस कंडीशन में जब हमने कोई भी स्टार्टिंग मेथड अप्लाई नहीं किया था तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट कितनी मिल रही थी, बताइए, V1 बाई ZSC। यही तो करंट मिल रही थी जब हमने कोई भी वोल्टेज रिड्यूसिंग मेथड अप्लाई नहीं किया था। तो V1 बाई ZSC को क्या लिख सकते हैं हम, शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कितनी हो गई, X टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, और X की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो गई हमारी, रेड्यूस हो गई। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स क्या बनाओगे कि हमने वोल्टेज को एक्स फैक्टर से स्केल किया तो हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो भी एक्स फैक्टर से स्केल हो गया, मतलब रेड्यूस हो गया। एक्स की वैल्यू 0 से कम है, राइट, सॉरी 1 से कम है, एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो हमारी स्टार्टिंग करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एक और चीज देखिएगा, हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था अभी कुछ देर पहले, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट या स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाय क्या था, फुल लोड करंट। उस पॉइंट पे जो स्टार्टिंग करंट था वही शॉर्ट सर्किट करंट थी, याद करिए, स्क्वायर स्लिप एट फुल लोड।
बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब हमने ये रेड्यूस्ड वोल्टेज या रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस मेथड यूज किया है तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कितनी हो गई, x टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो IST की वैल्यू कितनी हो गई, x टाइम्स ऑफ ISC। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू x, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स ऑफ ISC IFL स्क्वायर SFL। तो वोल्टेज कितने फैक्टर से स्केल हो गया है, सॉरी जो टॉर्क है वो कितने फैक्टर से स्केल हो गया है, x स्क्वायर फैक्टर से। तो यहाँ तो हमें नुकसान हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि टॉर्क बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। हमारा एम क्या था स्टार्टिंग में कि टॉर्क डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बट डिक्रीज तो होगा। तो टॉर्क को कम डिक्रीज करना है, स्टार्टिंग करंट को ज्यादा डिक्रीज करना है बस। बट इस मेथड से हमें क्या देखने को मिला, मान लेते हैं कि x की वैल्यू है, लेट x की वैल्यू है 1/2, 0.5। तो जो स्टार्टिंग करंट है वो 1/2 टाइम्स डिक्रीज हुई है बस, लेकिन जो टॉर्क है हमारा वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि टॉर्क अगर एक पॉइंट से ज्यादा कम हो जाता है तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो हमें टॉर्क में कम डिक्रीमेंट करना है, स्टार्टिंग करंट में ज्यादा डिक्रीमेंट करना है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो ये मेथड हम रिकमेंड नहीं करते। इसका जो डिसएडवांटेज है वो कहाँ पे दूर किया जाएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में, जो कि थर्ड मेथड ऑफ स्टार्टिंग है, उसको देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।